अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं ना, वहां पर एक टर्म होती है डेफर्ड टैक्स। कई बार वो डेफर्ड टैक्स असेट होता है, कई बार डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेफर्ड टैक्स है क्या, इसका अकाउंटिंग बुक्स में क्या ट्रीटमेंट है और ये बैलेंस शीट में किस तरीके से आया? अक्सर हम कंपनी के लिए जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीका, उसका कैलकुलेशन, उसका रेट बिल्कुल अलग होता है एज कंपैरिजन टू जो इनकम टैक्स के अंदर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दोनों का पर्पस भी अलग है। तो अगर इन चीजों को अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मंडे 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। हमारे कई कोर्सेज हैं, 4 बेसिकली कोर्सेज हैं: जीएसटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, जिसके अंदर आरओसी फाइलिंग होती है। कोर्स की फीस सिर्फ 999 है। सर्टिफिकेट कोर्स है, 3 मंथ का डिटेल्ड प्रोग्राम है और 3 मंथ के बाद एक ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम होगा, जिसमें हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, और उस सर्टिफिकेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को वैलिडेशन के तौर पे। और क्या सीखेंगे इस कोर्स के दौरान? अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हम डिटेल में सीखते हैं किसी भी कंपनी की प्रोप्राइटरशिप की या फिर पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, बिल्कुल बेसिक से और फाइनलाइजेशन तक जो कुछ भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, वो सब हम सीखते हैं। तो यही आज के वीडियो का टॉपिक है कि डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट है या उसके अलावा भी कोई भी डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8285302365। होता यह है कि इनकम टैक्स में जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम बनाते हैं उसमें जो इनकम कैलकुलेट करते हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो कई बार अलग अलग होती है और इसके कई रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज डेप्रिसिएशन। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। भाई जैसे हुआ ये कि इनकम टैक्स में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है ना 1,50,000 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई 50,000 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो इनकम टैक्स में हमने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं कंसीडर किया? ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग डिफरेंस होता है जिस वजह से हम उसे अपनी इनकम टैक्स में रिकॉर्ड नहीं करते या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा है लेकिन इनकम टैक्स में कम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, लेट्स से मैं कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल लेता हूं। भाई कंप्यूटर्स के केस में ना इनकम टैक्स में क्या रखा है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा दैट इज 40%। कितना परसेंट रेट रहेगा? डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा 40%। डेप्रिसिएशन से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो सबको पता है। लेकिन कंपनीज एक्ट में अब देखो, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वो अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट रख सकते हैं या इनकम टैक्स के रेट्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। उसमें एक शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में बता रखा है कि भाई आपको जो डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ है वो कितने साल की लेनी है। अब मैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, मैं पहले आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूं, फिर एक्सेल शीट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया कि भाई अगर कोई कंप्यूटर, वहां पर हर एसेट का बता रखा है, तो वहां पर बताया गया भाई कंप्यूटर की ना यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स है, यानी कि 3 साल ही कंप्यूटर की लाइफ होती है। कंप्यूटर उससे ज्यादा आमतौर पर नहीं चलता है। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी में किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ को कम या ज्यादा रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है जब वो अपनी एनुअल फाइलिंग करते हैं। AOC 4 जब वो फाइल करते हैं तो वहां पर उन्हें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे जो स्टैंडर्ड है वही फॉलो किया जाता है। शेड्यूल 2 के अंदर गिवन है कि भाई कोई भी कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, उसकी यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स है। वैसे हर एसेट की अलग अलग। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए। अब मान लेते हैं कि भाई जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट क्या है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट को खरीदा और उसको यूज में लाने, एक्वायर करने तक का जो भी खर्चा होगा ना वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 20,000 रुपए का मान लेते हैं कंप्यूटर खरीदा,
अब इस 20,000 रुपए में 3,600 जीएसटी है। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि ये जीएसटी का आईटीसी ले लें या इसे अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर दें। अगर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं तो डेप्रिसिएशन पूरी 23,600 की वैल्यू पे दिया जाएगा। या फिर मैंने फिक्स एसेट को खरीदा 20,000 में और उसमें ट्रांसपोर्टर मैंने हायर किया अपने ऑफिस तक उस एसेट को लाने में, तो फ्रेट का जो एक्सपेंडिचर है ना वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी या कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट में ऐड होता है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर भाई ये आईटीसी है तो इसका हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो हमारी मशीन की जो कॉस्ट है दैट इज 20,000। फिर मशीन की स्क्रैप वैल्यू होती है, इसे सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू का मतलब है हम कह रहे हैं मशीन की यूजफुल लाइफ 3 साल है, तो मशीन को जब बेचेंगे यानी कि कंप्यूटर को जब बेचेंगे कुछ तो मिलेगा। आमतौर पे ये कहा गया कि भाई ये जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 5% ऑफ द सैल्वेज वैल्यू। ये आपको माननी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। 5% से कम एज्यूम कर सकते हैं, 5% से ज्यादा नहीं मान सकते। तो आमतौर पे जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि कोई भी एसेट हो ना हम उसका 5% ही मानते हैं। तो 20,000 का जो 5% होगा दैट विल बी 1,000 रुपीज, इसे हम मान लेंगे स्क्रैप वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा ना वो कितना होगा। भाई इनकम टैक्स में तो फ्लैट कह रखा है 40%, और कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सीधा 40% आपको लेना है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने का कुछ इस तरीके से है कि 1 माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द मशीन, ब्रैकेट में इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय कितने यूजफुल लाइफ है, कितनी यूजफुल लाइफ है ईयर्स में, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। तो 1 माइनस में स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, यानी कि 5% ऑफ द कॉस्ट दैट इज 1,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 20,000, यूजफुल लाइफ कितनी है 3, तो 1/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 63.15। ये मैंने एक एक्सेल शीट में भी ये फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है कि भाई हमने लेट से मशीन को खरीदा था, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मशीन को 1 अप्रैल को खरीदा था, इसकी कॉस्ट मान लेते हैं, हमने 10,000 मानी थी, यहाँ 20,000 मान लेते हैं। तो 20,000 है, इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, हमने 1 साल इस्तेमाल कर लिया तो अब 2 साल बचे हैं। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। तो इफ का मतलब है कि भाई ये जो यूजफुल लाइफ है ये हमेशा माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगी तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे 3 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता डेप्रिसिएशन। तो 1 माइनस में E3 का मतलब स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट 1/3, तो हमारा आ गया 63.16%। तो यहां पर हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 63.16% आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 40% आ रहा है। अब डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालोगे। भाई अगर हमने मशीन को 1 मई को खरीदा है तो आप क्या करोगे, आप 1 मई से कैलकुलेट करोगे, यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, 11 महीने का निकालोगे। लेकिन यहां पर अगर हमने मशीन को 1 मई को खरीदा है तो भी आप डेप्रिसिएशन 12 महीने का कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये कहा गया कि भाई अगर फर्स्ट ईयर में हमने 180 दिन तक हमने मशीन को इस्तेमाल कर लिया, मतलब 180 दिन से ज्यादा अगर हमने मशीन को इस्तेमाल कर लिया है पीरियड ऑफ यूसेज, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, अदरवाइज हाफ दिया जाएगा। तो ये बेसिक फर्क है। अब इस वजह से हमारा जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो अलग आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऐसा फर्क हो सकता है कि लेट से मान लेते हैं कि इनकम टैक्स में हमारा जो अकाउंटिंग बुक्स का प्रॉफिट आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है, लेकिन हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां पर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा प्रॉफिट लेट से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा प्रॉफिट 1,50,000 आ रहा है, हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में कम आए, इनकम टैक्स में ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों ही चीजें को समझ के कर लेते हैं। अब इस पे हमारा टैक्स रेट क्या है, अब टैक्स रेट मान लेंगे। अब कंपनीज के केस में अलग अलग टैक्स रेट, आप इनकम टैक्स सर्टिफिकेट को ज्वाइन करेंगे तो बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगा कंपनीज में क्या क्या डिडक्शंस होती है, उनका क्या टैक्स रेट रहता है, अलग अलग टैक्स रेट है कंपनीज के लिए भी। बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं 25% टैक्स रेट है, जो सेस होता है वो 1% होता है, सॉरी 4% होता है, 4% ऑफ दी 25%, तो ये 1% हो जाएगा, तो टोटल हमारा टैक्स रेट आ गया 26%। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे टैक्स लायबिलिटी बन रही है 26,000 की, और बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अगर हम देखें हमारी टैक्स लायबिलिटी कितने की बन रही है 1,50,000 का 26%। तो यहां पर कैलकुलेटर है, ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स
1,50,000 का 26%, तो ये आ गया 39,000। कितना आ गया? 39,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से ना हमें तो 39,000 रुपीज इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन एक्चुअल में कितना पे करना है? एक्चुअल में 26,000 पे करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो बाकी का डिफरेंस है ना, वो हमें अभी पे नहीं करना पड़ रहा है इनकम टैक्स में, लेकिन इनकम टैक्स में बाद में पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो फर्स्ट ईयर में हमें यहां पर ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स में हो सकता है अभी नहीं मिल रहा है, इनकम टैक्स में मिल जाएगा यहाँ, मतलब जो भी है। इस तरीके से आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये भी तो हो सकता है कि भाई इनकम टैक्स का प्रॉफिट 1,20,000 हो और बुक्स ऑफ अकाउंट का 1,00,000 हो, तो वहां पर इस अमाउंट को हम एडजस्ट कर देंगे। ये अपनी अकाउंटिंग बुक्स में एडजस्टमेंट के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम आमतौर पे क्या एंट्री करेंगे? भाई बुक्स ऑफ अकाउंट 1,50,000 है, तो हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी के लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। हम क्या प्रोविजन बनाएंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी? हम कहेंगे भाई P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हम आमतौर पर प्रोविजन बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं, तो 26,000 का प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन हमारा अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से तो प्रॉफिट टैक्स लायबिलिटी 39,000 की है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 13,000 रुपए का बच गया। तो 13,000 रुपए हम क्या कहेंगे? ये अभी हमें इनकम टैक्स को पे नहीं करना है, बट आने वाले सालों में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, क्योंकि आने वाले सालों में हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो हम एंट्री क्या कर देंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो हम कहेंगे भाई 26,000 तो हम अभी एक्चुअल में पे कर रहे हैं, और बाकी का 13,000 हम अभी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बाद में पे करेंगे। तो अपनी अकाउंटिंग बुक्स में हमने इसको एडजस्ट कर दिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के तौर पे। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हेड क्या होगा? अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी में शो होगा। इट इज नॉन करेंट लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड में शो होगा। और अगर इसका उल्टा कर देते भाई, इसका उल्टा अगर हम कर देते, मान लेते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से हमारा जो टैक्स बन रहा है वो मान लेते हैं 39,000 बन रहा है, और अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो टैक्स बन रहा है दैट इज 26,000, लेट्स से ये एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट। हम कहेंगे भाई हमने प्रोविजन बना दिया इनकम टैक्स पे करने का, एक्चुअल में तो 39 पे करना है, 39 की लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन हम कहेंगे भाई हमारी हमें पे 26 करना था, लेकिन हम 13,000 ज्यादा पे कर रहे हैं, तो फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। तो हम कहेंगे कि भैया हम ज्यादा पे कर रहे हैं 39,000, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी लायबिलिटी नहीं। इनकम टैक्स में तो है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो यहां पर इसको नोट करेंगे डेफर्ड टैक्स असेट। भैया 13,000 रुपए हमने पे तो कर दिए इनकम टैक्स को, लेकिन अपनी अकाउंटिंग बुक्स में हम इसे असेट मानेंगे, क्योंकि आने वाले सालों में हम इसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग बुक्स में तो हमारी इतनी टैक्स लायबिलिटी बन नहीं रही थी। टू P&L अकाउंट, तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स है वहां पे लिख सकते हैं, या अगर आपके कोई डाउट है किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है, बहुत बेहतरीन कोर्स है, सिर्फ 999 का, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, लाइव है, अपने डाउट पूछ सकते हैं, 3 महीने का डिटेल्ड प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्स है। सो ऑल द बेस्ट, जो भी डाउट हो ज़रूर पूछिए।